लेकिन मैं उसके बारे में क्या सोचूं? वो तो मुझसे बहुत ऊपर था। उस समय वो स्कूल में भी नहीं पढ़ता था। सुना था एक दिन मास्टर साहब ने उसे सजा देने के लिए उसके सिर पर गधे की टोपी पहनाने का इंतजाम किया। तभी वो गुस्से में अचानक मास्टर की पीठ पर कुछ मारकर स्कूल की रेलिंग लांघकर घर चला आया और फिर कभी वापस नहीं गया। बहुत दिनों बाद उसी के मुंह से सुना था कि उसका वो अपराध बहुत मामूली था। हिंदुस्तानी पंडित जी की क्लास में उसे नींद आ जाती थी। एक दिन उसने उनकी चोटी शिखा को कैंची से थोड़ा काट दिया था। बस इतना ही। कोई खास नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि पंडित जी घर जाकर अपनी ही जेब में अपनी चोटी पा गए थे। गुम नहीं हुई थी। फिर भी पंडित जी इतने नाराज क्यों हुए और मास्टर से शिकायत कर दी, ये बात इंद्र आज तक समझ नहीं पाया। लेकिन उसने ये अच्छी तरह समझ लिया था कि जब कोई स्कूल की रेलिंग लांघकर बाहर निकल जाता है तो वापस अंदर आने का रास्ता फिर आसानी से खुला नहीं रहता। खुला था या नहीं, ये देखने की भी उसमें कोई इच्छा नहीं थी। यहां तक कि सिर पर 10-20 अभिभावक होने पर भी कोई उसे फिर से स्कूल भेज नहीं सका। इंद्र ने कलम छोड़कर नाव की पतवार उठा ली। उस दिन से वो दिन भर गंगा में नाव पर रहने लगा। उसकी अपनी एक छोटी सी डोंगी थी। न पानी का डर, न तूफान का, न दिन का, न रात का। वो अकेला ही उस पर रहता था। कभी कभी अचानक वो गंगा की धारा में नाव छोड़कर पतवार पकड़कर चुप बैठा रहता और 10-15 दिन तक उसका कोई पता नहीं चलता। ऐसे ही एक दिन बिना किसी उद्देश्य के भटकते हुए उससे मेरी गहरी मित्रता होने का अवसर मिला। इसलिए मुझे ये सब कहना पड़ा। लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं वे कहेंगे, ये सब तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम तो एक गरीब लड़की थे, पढ़ाई करने गांव छोड़कर दूसरों के घर आए थे। फिर तुम उससे मिले ही क्यों? और मिलने के लिए इतनी बेचैन क्यों थी? अगर ऐसा ना होता तो आज तुम्हारा। बस रहने दो। अब और कहने की जरूरत नहीं। शहर के लोगों ने ये बात मुझे 1000 बार कही है और मैंने भी खुद से ये सवाल अनगिनत बार पूछा है, लेकिन सब व्यर्थ है। क्यों? इसका जवाब तुम भी नहीं दे सकते। और अगर न भी मिलता तो आज मैं क्या बन सकता था, इसका उत्तर भी तुम नहीं दे पाते। जो सब जानता है वही बता सकता है कि इतने लोगों को छोड़कर क्यों उसी एक अभागे के प्रति मेरा सारा मन प्राण समर्पित हो गया था, और क्यों उससे मिलने के लिए मेरा तन मन व्याकुल हो उठा था। उस दिन की बात मुझे अच्छी तरह याद है। पूरा दिन लगातार बारिश होती रही थी, लेकिन रुकी नहीं थी। श्रावण का आकाश घने बादलों से ढका था और शाम होती ही चारों ओर गहरा अंधकार छा गया। हम कुछ भाई रोज की तरह जल्दी भोजन करके बाहर बैठक में चटाई बिछाकर दिए की रोशनी में किताब खोलकर बैठ गए। बरामदे में एक ओर पिसेमशाही खाट पर लेटे हुए अपनी शाम की तंद्रा का आनंद ले रहे थे और दूसरी ओर रामकमल भट्टाचार्य बैठे हुए हुक्का पी रहे थे। द्वार पर हिंदुस्तानी पहरेदारों की तुलसीदास की धुन सुनाई दे रही थी और अंदर हम 3 भाई मंझले भाई की कड़ी निगरानी में चुपचाप पढ़ रहे थे। छोटे भैया, जतिंदा और मैं तीसरी और चौथी कक्षा में पढ़ते थे और गंभीर स्वभाव के मंझली भैया 2 बार एंट्रेंस परीक्षा में फेल होने के बाद तीसरी बार की तैयारी कर रहे थे। उनके सख्त अनुशासन में किसी को एक पल भी समय बर्बाद करने की अनुमति नहीं थी। हमारी पढ़ाई का समय था शाम 7:30 से 9 बजे तक। इस दौरान कोई बात करके उनकी पढ़ाई में बाधा ना डाली, इसलिए वे रोज बैठते ही कागज काटकर 20-30 छोटी टिकट बना लेते थे। किसी पर लिखा होता बाहर जाना। जतीन दा ने नाक साफ करने वाला एक टिकट लेकर मंझले भैया के सामने रख दिया। मंझले भैया ने उस पर हस्ताक्षर करके लिख दिया, हाँ, 8:33 से 8:34 तक, अर्थात इस समय के भीतर वो नाक साफ कर सकता है। छुट्टी पाकर जतीन दा टिकट हाथ में लेकर उठे ही थे कि छोटे भैया ने थूकने का टिकट पेश कर दिया। मंझले भैया ने उस पर ना लिख दिया, इसलिए छोटे भैया मुंह बनाकर 2 मिनट बैठे रहे और फिर प्यास लगी है का आवेदन दे दिया। इस बार अनुमति मिल गई। मंझले भैया ने लिख दिया, हाँ, 8:31 से 8:37 तक। अनुमति लेकर छोटे भैया हंसते हुए बाहर गए ही थे कि जतीनदा वापस आकर टिकट जमा कर दिया। मंझले भैया ने घड़ी देखकर समय मिलाया और एक खाता निकालकर उस टिकट को चिपका दिया। सारा सामान उनके पास ही तैयार रहता था। सप्ताह के अंत में इन सब टिकटों के समय देखकर हिसाब लिया जाता था। इस प्रकार मंझले भैया की सावधानी और अनुशासन से हमारा और उनका किसी का भी एक पल व्यर्थ नहीं जाता था।
हर दिन 1.5 घंटे तक खूब पढ़ाई करके रात 9 बजे जब हम घर के अंदर सोने जाते, तब माँ सरस्वती मानो हमें घर की चौखट तक छोड़ने आती। और अगले दिन स्कूल में जो सम्मान और सफलता मिलती वो आप समझ ही सकते हैं। लेकिन मंजली भैया का दुर्भाग्य, उनके परीक्षक उन्हें कभी पहचान ही नहीं पाए। अपनी और दूसरों की शिक्षा के प्रति इतना प्रेम और समय के प्रति इतनी जिम्मेदारी होने के बावजूद वे बार बार असफल होते रहे। यही तो भाग्य का अंधा न्याय है। खैर, अब उस दुख को कहकर क्या होगा। उस रात भी घर के बाहर वही गहरा अंधकार था और बरामदे में वही 2 बूढ़े लोग बैठे थे। अंदर हल्की दीपक की रोशनी में हम चारों पढ़ाई में मग्न थे। छोटे भैया के लौटते ही मुझे इतनी प्यास लगी कि सीना फटने लगा। इसलिए मैंने भी टिकट पेश किया और इंतजार करने लगा। मंजली भैया उस टिकट को देखकर जांचने लगे, मेरी प्यास कानूनी है या नहीं, अर्थात मैंने पिछले दिनों कितना पानी पिया था। अचानक मेरे ठीक पीछे हूं जैसी आवाज हुई और उसी के साथ छोटे भैया और जतीन दा की एक साथ डरावनी चीख। अरे बाप रे, खा गया रे! मैं पीछे मुड़कर देख पाता उससे पहले ही मंझले भैया ने भयानक आवाज करके बिजली की तरह अपने पैर फैलाए और दीपक उलट दिया। तुरंत ही पूरा घर अंधेरे में डूब गया। मंझले भैया को मिर्गी फिट का रोग था। वे ओ करते हुए दीपक गिराकर चित होकर गिर पड़े और फिर उठे नहीं। हम धक्का मुक्की करते हुए बाहर निकले तो देखा पिसेम शाह अपने दोनों बेटों को पकड़कर उनसे भी ज्यादा जोर से चिल्ला रहे हैं और पूरे घर को हिला रहे हैं, जैसे बाप बेटों में यह प्रतियोगिता हो कि कौन ज्यादा चिल्ला सकता है। इसी मौके का फायदा उठाकर एक चोर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दरवाजे के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। पिसेम शाह जोर जोर से आदेश दे रहे थे, और मारो, उसे खूब मारो। कुछ ही क्षणों में रोशनी हो गई। नौकर चाकर और पड़ोसी लोग आंगन में भर गए। दरबानों ने चोर को मारते मारते अधमरा करके सबके सामने पटक दिया। तभी उसका चेहरा देखकर सबके चेहरे सूख गए। अरे, ये तो भट्टाचार्य बाबू हैं। अब कोई पानी ला रहा है, कोई पंखा झल रहा है, कोई उनके चेहरे पर हाथ फेर रहा है। उधर अंदर मंझले भैया की हालत भी खराब है। पानी और हवा लगने पर रामकमल भट्टाचार्य होश में आए और रोने लगे। सब पूछने लगे, आप इस तरह क्यों भाग रहे थे? वे रोते हुए बोले, बाघ नहीं, वो एक बड़ा भालू था, उछलकर कमरे से बाहर आया। छोटे भैया और जतीनदा बार बार कहने लगे, भालू नहीं, एक भेड़िया था, हूं करके पूंछ दबाकर चटाई पर बैठ गया था। मंझली भैया थोड़ी ठीक होकर आंखें बंद करके गंभीर स्वर में बोले, द रॉयल बंगाल टाइगर। लेकिन वो था कहां? मंझले भैया का रॉयल बंगाल टाइगर हो या रामकमल का बड़ा भालू, वो आया कैसे और गया कहां? इतने लोगों ने जब देखा है तो कुछ ना कुछ तो अवश्य था। कुछ लोगों ने विश्वास किया, कुछ ने नहीं, लेकिन सब लोग लालटेन लेकर डरे हुए आंखों से चारों ओर खोजने लगे। अचानक पहलवान किशोरी सिंह ऊ बाप रे कहकर एक छलांग में बरामदे पर चढ़ गया। फिर तो धक्का मुक्की मच गई। इतने सारे लोग सब एक साथ बरामदे पर चढ़ना चाहते थे, किसी को एक क्षण भी रुकना मंजूर नहीं। आंगन के एक कोने में एक जामुन का पेड़ था। देखा गया कि उसी झाड़ी के भीतर एक बड़ा जानवर बैठा है, बिल्कुल बाघ जैसा। पल भर में बरामदा खाली हो गया और कमरा लोगों से भर गया। आंगन में कोई नहीं रहा। भीतर से पिसिमशाई की उत्तेजित आवाज आई, भाला लाओ, बंदूक लाओ। पड़ोस के गगन बाबू के घर में एक पुरानी बंदूक थी, उसी की बात हो रही थी। लाओ तो कहा, लेकिन लाए कौन? जामुन का पेड़ दरवाजे के पास ही था और उसी में बाघ बैठा था। हिंदुस्तानी सिपाही चुप थे और तमाशा देखने आए लोग भी स्तब्ध खड़े थे। ऐसे संकट के समय अचानक न जाने कहां से इंद्र आ पहुंचा। शायद वो सामने की सड़क से जा रहा था और शोर सुनकर घर में घुस आया। क्षण भर में वो जोर से चिल्लाया, अरे बाघ बाघ, भागो रे लड़कों भागो। पहले तो वो खुद भी घबरा गया और भागकर अंदर घुस गया, लेकिन थोड़ी देर बाद बात समझकर वो अकेला निडर होकर आंगन में उतर गया और लालटेन उठाकर बाघ को देखने लगा। ऊपर की खिड़कियों से स्त्रियां सांस रोके इस साहसी लड़के को देख रही थीं और भगवान का नाम जप रही थीं। पिसी मां तो डर के मारे रोने लगी। नीचे भीड़ में खड़े सिपाहियों से पिसेम शाह गुस्से में चिल्लाए, इस बदमाश के कान पकड़ो। किशोरी सिंह ने सबसे पहले उसे देखा था, इसलिए वही आगे बढ़कर उसका कान पकड़कर घसीटता हुआ ले आया। भट्टाचार्य बाबू ने उसकी पीठ पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और गुस्से में हिंदी में बोले, इस हरामजादे ने तो मुझे मार ही डाला था। छिनात का घर बारासात में था।
वो हर साल इस समय रोजगार के लिए यहां आता था। कल भी वो इसी घर में नारद का वेश बनाकर गाना सुनाकर गया था। वो एक बार भट्टाचार्य बाबू के पैरों में, एक बार पिसेम शाह के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। उसने कहा, लड़कों ने डरकर दिया गिरा दिया, इसलिए मैं भी डरकर पेड़ के पीछे छिप गया था। सोचा था थोड़ी देर बाद बाहर आकर अपना वेश दिखाऊंगा, लेकिन मामला इतना बढ़ गया कि हिम्मत ही नहीं हुई। छिनाथ बार बार विनती करने लगा, लेकिन पिसीम शाह का गुस्सा शांत नहीं हुआ। तब पिसीमा ऊपर से बोली, तुम लोगों का भाग्य अच्छा था कि सच में बाघ या भालू नहीं था। तुम लोग और तुम्हारे दरबान क्या बहादुर हो। एक छोटी लड़की जितनी हिम्मत तुम सब में नहीं। पिसेम शाह ने उनकी बात नहीं सुनी, बल्कि और गुस्से में आकर बोले, इसकी पूंछ काट दो। तब उसके रंग बिरंगे कपड़े से बनी लंबी पूंछ काटकर उसे भगा दिया गया। ऊपर से पिसीमा गुस्से में बोली, रख लो उसे, तुम्हारे काम आएगी। इंद्र मेरी ओर देखकर बोला, तू शायद इसी घर में रहता है श्रीकांत? मैंने कहा, हां। तुम इतनी रात में कहां जा रहे हो? इंद्र हंसकर बोला, रात कहां, अभी तो शाम है। मैं अपनी डोंगी में जा रहा हूं मछली पकड़ने, चलेगा? मैं डरते हुए बोला, इतनी अंधेरी में नाव चलाओगी? वो फिर हंसा, डर क्या, यही तो मजा है। और अंधेरा ना हो तो मछली कैसे मिलेगी? तैरना आता है? मैंने कहा, बहुत अच्छी तरह। तो चल, कह रास्ते में चलते चलते उसने कहा, डर मत, मैं हूं ना। उसकी आवाज में ऐसा आत्मविश्वास था कि मेरे मन का डर कुछ कम हो गया। लेकिन रात की निस्तब्धता, चारों ओर का अंधेरा और दूर कहीं बहती नदी की आवाज सब मिलकर मन में एक अजीब सी सिहरन पैदा कर रहे थे। थोड़ी देर बाद हम गंगा के किनारे पहुंच गए। आसमान में बादल छाए हुए थे, कहीं कहीं से हल्की चांदनी झलक रही थी। नदी का पानी काला सा दिख रहा था और तेज धारा बह रही थी। किनारे पर उसकी छोटी सी डोंगी बंधी हुई थी। उसने रस्सी खोली और मुझे सावधानी से नाव में बैठने को कहा। मैं डरते डरते नाव में बैठ गया। नाव जरा सी हिली तो मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। इंद्र हंसकर बोला, अरे इतना डर क्यों रहा है? नदी से दोस्ती कर ले, फिर देख कितना मजा आएगा। उसने पतवार संभाली और धीरे धीरे नाव को धारा में ले गया। कुछ ही क्षणों में हम किनारे से दूर निकल गए। चारों ओर गहरा सन्नाटा था, केवल पानी की आवाज और कभी कभी दूर से किसी पक्षी की पुकार सुनाई देती थी। नाव अब धारा के साथ तेजी से आगे बढ़ रही थी। इंद्र बड़े आराम से पतवार चला रहा था, जैसे ये सब उसके लिए बिल्कुल सामान्य बात हो। मैं चुपचाप बैठा चारों ओर देख रहा था। मन में डर भी था, लेकिन साथ ही एक अजीब सा आनंद भी महसूस हो रहा था। अचानक इंद्र ने कहा, देख, उधर जाल डालेंगे। मैंने देखा नदी के एक किनारे के पास कुछ पेड़ों की छाया पानी पर पड़ रही थी। वहीं पानी कुछ शांत लग रहा था। इंद्र ने नाव को उस ओर मोड़ा और धीरे धीरे पास ले गया। उसने जाल निकाला और बड़े कौशल से पानी में फेंक दिया। फिर बोला, अब चुपचाप बैठ, मछलियां डर जाएंगी। हम दोनों बिल्कुल शांत बैठ गए। कुछ देर तक केवल पानी की हल्की हल्की आवाज सुनाई देती रही। उस क्षण मुझे लगा जैसे मैं किसी दूसरी ही दुनिया में आ गया हूं, जहां न कोई शोर है न कोई बंधन। थोड़ी देर बाद इंद्र ने धीरे धीरे जाल खींचना शुरू किया। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। जाल बाहर आया, उसमें कुछ मछलियां फड़फड़ा रही थीं। वो खुश होकर बोला, देखा, कहा था ना मछली मिलेगी। मैं भी खुशी से भर गया। डर जैसे कहीं गायब हो गया था। इंद्र ने मछलियों को एक टोकरी में रखा और फिर से जाल डालने लगा। धीरे धीरे रात और गहरी होती गई। आसमान में बादल हटने लगे और कुछ तारे दिखाई देने लगे। मैं आसमान की ओर देखने लगा। उस शांत वातावरण में मन को एक अजीब सी शांति मिल रही थी। इंद्र ने कहा, जीवन भी इस नदी की तरह है, बहता रहता है। जो डरता है वो किनारे पर ही रह जाता है, और जो साहस करता है वही असली मजा पाता है। उसकी बातें मेरे मन में गहराई तक उतर गईं। उस रात का वो अनुभव
मैं कभी नहीं भूल पाया।